जो इस समय आपके साथ सामूहिक योगाभ्यास करने के लिए इस सुंदर हरे भरे बगीचे में उत्तर प्रदेश के राजभवन में पधार रहे हैं। आप सब अपने स्थान पर कृपया बैठे रहें। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं हमारे बीच। आज का ये दिन 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐतिहासिक होने जा रहा है पूरे प्रदेश के लिए, जबकि आज 3.5 करोड़ लोग इस समय योगाभ्यास कर रहे हैं। 58,000 ग्राम पंचायतें, 14,000 नगरीय वार्ड, 3,000 अन्य स्थान, कुल मिलाकर 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इस समय योग से। एक प्राचीन सनातन भारतीय परंपरा जिसने पूरी दुनिया को आलोकित किया है। पूरे विश्व में इस समय 200 से अधिक देशों में योग का डंका बज रहा है। माननीय राज्यपाल महोदया पधार गई हैं मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके साथ अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। उत्तर प्रदेश के राजभवन में सभी महानुभावों का स्वागत इस हरे भरे प्रांगण में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु सुसज्जित मंच पर माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा आयुष विभाग के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु से कृपया तुलसी का पौधा और योग पुस्तक देकर माननीय राज्यपाल सुश्री आनंदीबेन पटेल जी का स्वागत करें। और आप सबसे तालियों की गुजारिश है, क्योंकि ये विशेष अवसर है, ये विशेष उत्सव है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से योग पुस्तक राज्यपाल महोदय को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे तुलसी का पौधा और योग पुस्तक। मंत्री महोदय, तुलसी सनातन धर्म में पूज्य है और औषधीय गुणों की खान है। इसे सद्भावपूर्वक लेने और देने से प्राकृतिक और मानसिक रूप से सकारात्मकता का प्रचार होता है। और योग पुस्तक आजादी के इस अमृत काल में वर्ष 2022 में आयोजित आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, अर्थात मानवता के लिए योग। आप सभी योग साधकों का स्वागत करने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आयुष विभाग के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु से कृपया स्वागत संबोधन हेतु पधारें। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति में हमारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, समस्त सभागार में उपस्थित समस्त लखनऊ के तमाम विद्वज्जन, आप सबका इस पावन पवित्र दिन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज सारी दुनिया में जिस हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो सारा विश्व आज एक कुटुंब, एक परिवार की तरह आपके इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में शामिल होगा। क्या फ्रांस का एफिल टावर, क्या टाइम्स स्क्वायर अमेरिका, क्या लंदन की बिग बैन, कोई ऐसा स्थान दुनिया का नहीं है जहां आप इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में आज दुनिया शामिल होगी। ये हमारा सौभाग्य है, हम भारतवंशियों का सौभाग्य है। दूसरा, बहुत हम बधाई देना चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस योग के कार्यक्रम में, भारत कृषि प्रधान देश है, गाँवों का देश है, और आज पहली बार आपके इस दिशा निर्देशन में, आपके कहे अनुसार उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम को, हमारी ग्राम पंचायतों को, 14,000 नगरीय वार्डों को,
3000 उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर वाले स्थानों को, चाहे वो काशी का सारनाथ हो, चाहे वो लखनऊ की रेजिडेंसी हो, चाहे वो मेरठ का हस्तिनापुर हो, चाहे वो चित्रकूट हो, कौशाम्बी हो, श्रावस्ती हो, कोई ऐसा स्थान उत्तर प्रदेश का, चाहे वो नदियां हो, हमारे पवित्र नदियों के पवित्र किनारे हो, काशी के आज 75 घाटों पर जो मोदी जी ने एक नया घाट बनाया जिसको नमो घाट कहते हैं, वहां से लेकर 80 तक 75 घाटों पर, 75 नावों पर, बजड़े पर 75 की आकृति, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। इन सब में आज उत्तर प्रदेश के 75,000 स्थान चयनित हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आज आपने उत्तर प्रदेश के गांवों को इस कार्यक्रम में जोड़ा है। और एक बार फिर से आप सभी अतिथियों का, आगंतुकों का हृदय की गहराई से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके चलते हम सब आज यहाँ शामिल होने का अवसर मिला है। आज उत्तर प्रदेश 3.5 करोड़ की अपनी आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा सूबा, अपनी सबसे बड़ी आबादी के साथ 3.5 करोड़ लोग आज इसमें भागीदार होंगे। हम इस सब के लिए आप सबको हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। और आपके इस दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश आज एक नए रिकॉर्ड कायम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जिस नाम में स्वयं योगी लगा हो, जो आदि गुरु गोरखनाथ की पीठ के पीठाधीश्वर हो और हम सबके सौभाग्य से हमारे मुख्यमंत्री हो, तो उस प्रदेश के एक एक निवासी तक योग पहुंचने से और उसे निरोगी बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज के इस आयोजन में अब हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश राजभवन में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण, प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल और आप सभी योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश
इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी, यानी एक छोटे से व्यवस्था से एक बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। और 8वां योग दिवस का तो थीम भी यही दिया गया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत वर्ष भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमने आजादी को तो नहीं देखा, आजादी के आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागी होने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि आजादी का जब 75वां वर्ष पूरे देश के अंदर धूमधाम से आयोजित हो रहा था, उस आयोजन के साथ हम भी साक्षी बने थे, हम भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए थे। हम ये बोलने के लिए अपने आप को गौरव की अनुभूति करा सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ योगिक क्रियाओं को करते हुए दिखाई देंगे। आसन करेंगे, प्राणायाम की क्रियाओं को करेंगे। जो नियमित अभ्यासी हैं वे ध्यान की क्रियाओं को भी इसके साथ आगे बढ़ाएंगे। एक अभ्यास, एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में
देश का हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश में निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश में भी 75,000 से अधिक स्थानों पर, यानी 75,000 से अधिक स्थानों पर ये योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। आयुष विभाग ने, हमारे प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं और 75,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ यह योगाभ्यास का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3.5 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को दिया गया था। मेरा मानना है कि 5 करोड़ से अधिक लोग आज इस योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी देख रहा था, मैं यहाँ के कल राजभवन के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा था कि राजभवन में क्या स्थिति है, यानी जितने लोगों के लिए अनुमति थी उससे भी कई ज्यादा लोग इस योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। और राज्यपाल महोदय ने तो इस बात को कहा कि हम मंच पे नहीं करेंगे, हम तो लोगों के सामने ही करेंगे। हमारे राज्यपाल महोदय तो साक्षात योग की ही प्रतिमूर्ति दिखती है। इस उम्र में उनकी सक्रियता और हर कार्यक्रम में सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी उसकी प्रवाह के बगैर वे निरंतर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए और देश के लिए एक उदाहरण बनती है। आज 75,000 से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। ये नियमित अभ्यास का कार्यक्रम है और आपने देखा होगा कि योग के इस अनुशासन को ही मानने, योग के माध्यम से भारत ने अपने ऋषि परंपरा के उपहार के माध्यम से जो कुछ भी अर्जित किया वह कोरोना जैसी महामारी को मात देने में भी सफल रहा। जितना अच्छा कोविड प्रबंधन भारत का रहा, जितना अच्छा परिणाम भारत ने दुनिया के सामने दिया, कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को जिस व्यवस्थित रूप से भारत ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, दुनिया के अंदर किसी अन्य देश के पास उस प्रकार का उदाहरण नहीं है। ये भारत ने ही तय किया कैसे होना है, कैसे कोविड के टेस्ट बढ़ाए जाने हैं, कैसे कोरोना के दौरान एक एक नागरिक के जीवन की रक्षा, जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम भारत ने ही, इसका मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कैसे हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे, यह भी भारत ने ही दिया। और दुनिया के अंदर इतना अच्छा 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज वहां के नागरिकों को दे दी जाए और भारत अपने नागरिकों को तो बचा रहा है, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भी आपूर्ति कर रहा है। यह भी योग के ही अनुशासन का एक उदाहरण है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने भारत की इस विरासत को वैश्विक मंच पर उपलब्ध कराया और आज 8वें योग दिवस के अवसर पर कोरोना जैसी महामारी को एक बार फिर से उसे मात देते हुए हम सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राजभवन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं माननीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश भर में जहां कहीं भी कोई व्यक्ति योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, कोई मंदिर में है, कोई मस्जिद में है, कोई गुरुद्वारा में है, कोई चर्च में है, कोई किसी अन्य धर्मस्थल पर है, कोई योग संस्थान में है, कोई पार्क में है, कोई गांव के किसी पंचायत भवन में इस योगाभ्यास के साथ जुड़ रहा है, कोई किसी अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर जुड़ रहा है, उन सभी योगाभ्यासियों का मैं एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मेरा तो ये मानना है हमेशा से जो भारत की ऋषि परंपरा कहती रही है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी उस व्यक्ति पे न बुढ़ापा आ सकता है न रोग आ सकता है जिसने योगाभ्यास से प्राप्त शरीर प्राप्त किया हो। और मुझे लगता है कि हम सबको योग के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। यही मानवता के कल्याण का एकमात्र साधन हो सकता है। आप सबको 8वें
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप जानना चाहेंगे कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए क्यों चुना गया। मित्रों, आज सूर्य देवता मध्याह्न में कर्क रेखा के ऊपर आएंगे। आज वर्ष का सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। आज एक पल ऐसा भी आएगा जब आपकी परछाई एक पल के लिए आपका साथ छोड़ देगी। आज का दिन ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जाना जाता है और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत लाभदायक है। इसीलिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यकाल का यह तीसरा वर्ष है और ये संयोग की बात है कि उनके आरंभिक 2 वर्ष में कोविड के कारण यहां राजभवन में सामूहिक योगाभ्यास नहीं हो सका, लेकिन आज राजभवन योग साधकों से गुलजार है और माननीय राज्यपाल महोदया को अब मैं उनके ही निवास स्थान में आयोजित इस विशेष आयोजन में उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदया। अब छोटे या बड़े सभी टाइप के कीड़ों की एंट्री रोके अपने दरवाजे से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, इस राजभवन में उपस्थित सभी योग साधक भाई बहनें, मुझे बड़ी खुशी है आज कि 2 साल के अंतराल के बाद आज राजभवन योगाभ्यास में लीन हो गया है। आप सबका राजभवन में योगाभ्यास में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव के लिए भी हमें ये दिन याद करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व को योगाभ्यास में लीन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। सालों से योगाभ्यास साधना हमारे ऋषि मुनियां जंगलों में नदियों के किनारे पर बैठकर ये सब काम करते थे, हमें भी सिखाते थे, लेकिन ये भारत में ही सीमित था। आज पूरा विश्व में बसे हुए करोड़ों लोग योग सीख रहे हैं, कर रहे हैं और अपने परिवार में भी योग हो, ऐसा एक पूरा काम कर रहे हैं। आज हमारे ये आंगन में योगाभ्यास के लिए आप सब आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, ये एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। सुबह में जब हम उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं, इस बीच में कहीं ना कहीं समय निकालकर योगी को ही 1-2 प्रक्रिया करनी ही चाहिए। अभी तो पूरे देश में कई ऐसे स्थान बन चुके हैं जहां हम जाकर शांति से ये साधना कर सकते हैं। जब एक जीवन का हिस्सा बनेगा तब इसकी असर हमारे शरीर पर होगी, हमारा शरीर निरोगी बनेगा और हम अच्छी तरह से हमारा काम कर सकते हैं। चाहे बच्चे हैं तो स्कूलों में भी ये काम होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके स्कूलों में जगह ना होने की वजह से न प्रेयर होती है, या तो न कोई एक्सरसाइज होती है, या तो न कोई योगाभ्यास होता है। जहाँ जगह है वहां भी धीरे धीरे करके हम छोड़ रहे हैं।
मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो सालों से इस शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो शुरू से जन्म से लेकर ही बच्चों में इसकी आदत हम डालें तो आगे जाकर शरीर की प्रक्रिया के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमें कोई चिंता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, मुझे याद आता है कि हम जब लोग छोटे थे तब ऐसे कार्यक्रम तो होते नहीं थे, लेकिन आज भी 100 साल, 105 साल, 110 साल जीने वाले लाखों भाई बहनें हमारे सामने हैं। आज हम जो खाते पीते हैं वो तो बहुत उसी समय तो था ही नहीं। तो ये याद मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे माता पिता, दादा दादी जो काम हमारे पास करवाते थे और खुद भी करते रहते थे, और घर में भी ऐसा भोजन होता था कि जिसके कारण आज हमें इस मंच पर खड़े हैं। मित्रों, सुबह में 4 बजे उठना मित्रों, और 4 बजे उठने के बाद कोई योग साधना या तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन खेत में जाना था, और खेत में जाकर जो काम खेत में होता था, धान काटने का हो, लेने का हो, ये सब काम हम सब मिलकर करते थे। और इसके बाद 2 घंटा सुबह में काम चलता रहता था, फिर वापस आते थे, और 50-60 पशु थे, दूध निकालना, पशुओं का गोबर उठाना, स्वच्छता करना, पानी भरना, ये सब मैं मानती हूँ कि सब योग ही था मित्रों। और खुशी से ये काम घर के सभी व्यक्ति मिलकर करते थे मित्रों। और फिर शुद्ध दूध, गाय भैंस का दूध, रोटी सब्जी खाकर स्कूल में भेज दिए जाते थे। और स्कूल में जाने के लिए भी कोई वाहन नहीं थी मित्रों। रोज 4 किलोमीटर चल के जाना और 4 किलोमीटर चलकर आना, ये रोज ये प्रक्रिया चलती ही रहती थी। स्कूल के बाद फिर से गांव में फिर से खेत में जाना, काम करना, रात को प्रार्थना करना, भोजन करके सो जाना। अब देखिए, वही सालों से हमारे बुजुर्ग सालों से वो सब करते आए। ऐसी हॉस्पिटलें भी नहीं थी, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे कोई रोग भी नहीं होता था। धीरे धीरे करके शहरीकरण होने लगा, गांव छोड़कर शहर में आ गए, और शहर में झुकी झुपड़ियों में शुरुआत में रहने लगे। जो काम मिला वो काम करने लगे, और धीरे धीरे जो हमारी आदतें थी वो सभी आदत छूट गई। घर में खाना भी अभी तो कम हो गया है। होटलों में जाना, होटलों का खाना बाहर से मंगवाना, वही खाना। सैटरडे संडे तो बाहरी खाना, घर में बनाना ही नहीं। अब मुझे लगता है कि 360 डिग्री परिवर्तन करने की आवश्यकता है मित्रों। और थीम भी वही है मित्रों, मानवता के लिए योग। मुझे लगता है कि ये सही मंत्र पूरे भारत और दुनिया को दिया गया है। हम मानवता को चिंता ही नहीं करते हैं, सिर्फ सेल्फ हमारी और हमारे परिवार की चिंता करते हैं। अड़ोस पड़ोस की भी चिंता कम होने लगी है, लेकिन फिर से हमें वापस मानवता की ओर लाया गया है कोरोना ने। आप सबने देखा कि कोरोना के समय पर फिर से मानवता जग उठी थी। शायद कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में कोरोना ग्रस्त कोई मरीज न हो। हॉस्पिटलें भरी हुई थी, दवाई की जरूरत हो, बेड की जरूरत हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो, राशन की जरूरत हो, भोजन की आवश्यकता हो,
किसी ने भी पीछे मोड़कर नहीं देखा और सब लोग इस काम में जुड़ गए। और इसीलिए तो हम लोग पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शक रूप में उभर कर आए कि ऐसी महामारी में भी मानवता को कैसे बचाना है, ये दुनिया को सीखने का मिला। और आज भी हम वो ही कर रहे हैं जो दुनिया चाहती है। मैं इतना ही आप सबको कहूंगी कि सुबह में जब हमारे सूर्य दादा जगते हैं, इसके पहले उठना चाहिए मित्रों। और मैं जब ये बताती हूं तब मैं जरूर कहूंगी कि मैं इसका पालन करती हूं, इसी वजह से ये बोलती हूं मित्रों। और 10 बजे के बाद जागना ही नहीं, सो ही जाना है, क्योंकि हमें आदत डाली है पिताजी ने, और वो आदत आज भी हम लोगों ने मेंटेन किया है। दिन भर में 8 किलोमीटर चलना, शुद्ध आहार खाना, कम से कम रोज 50 ग्राम से या 25 ग्राम से ज्यादा ऑयल पेट में नहीं जाना चाहिए और घी खाना चाहिए। कम से कम हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हमें ये सब कुछ संकल्प करना पड़ेगा मित्रों। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तब हम कुछ संकल्प भी करके जाए कि सुबह में इतने बजे उठेंगे, सब मिलकर योग वगैरह करेंगे, थोड़ा समय निकालकर चलने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, इतना बड़ा राजभवन है, इतनी अच्छी लॉन वगैरह है, इतने पेड़ पौधे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी चिंता भी होती है कि इसका लाभ न आसपास की जनता लेती है, न हमारे राजभवन के निवासी लेते हैं मित्रों। मैं आज सबको आह्वान करती हूँ कि सुबह में 5 बजे से 7 बजे तक ये योग के लिए, योगाभ्यास के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए राजभवन आपके लिए खुला रहेगा मित्रों। आइए, घूमिए, इधर वॉक करिए, इधर एक्सरसाइज करिए, योगाभ्यास करिए और अपने जीवन को स्वस्थमय बनाइए और सुख समृद्धि पाइए मित्रों। सुख और समृद्धि तब ही मिलता है जब हम स्वस्थ होते हैं। हम चल ही नहीं पाते हैं तो सुख समृद्धि को करने का क्या है। पैसे आपको समृद्धि नहीं दिलाएंगे, पैसे आपको तन और मन को स्वस्थ नहीं बनाएंगे मित्रों, लेकिन अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे काम, सेवा भाव, ये सब मिलकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, गंदे विचार आते हैं, तो ये शरीर स्वस्थ नहीं है मित्रों। और इसी वजह से हमें खुद को स्वस्थ रखना है और इसके माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ रखना है, तो ये सब करने की आवश्यकता है। और मैं मानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और विश्व भर में ये आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो या वृद्ध हमारे हो, ये सभी इसमें जाकर अपने जीवन को बचाने के लिए और मानवता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कौन ऐसा
प्रधानमंत्री हुआ आज तक भारत को मिला कि जो इस दिशा में भी सोच सकता है। मानवता के लिए योग, और ये मानवता किस तरह हम बचा पाए, ये सोचने की आवश्यकता है। सोचने के सिर्फ नहीं, लेकिन जमीन पर उतारने की जरूरत है। ये हम काम करेंगे मित्रों। और आज आप सबको इस ऐतिहासिक दिन की बधाई भी देती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ कि आप सब राजभवन में आए और राजभवन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन बन गया है। क्योंकि मैं 3 साल से इधर हूँ, लेकिन हम कर ही नहीं पाए क्योंकि स्थिति ऐसी थी। लेकिन हम 2022 21 जून मेरे लिए तो ऐतिहासिक दिन है ही, क्योंकि इसमें पहली बार मैं यूपी में इसमें हिस्सा ले रही हूँ मित्रों। गुजरात में हम थे तो स्वाभाविक है कि पूरा कार्यक्रम होता ही रहता था। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देती हूँ। 3.5 करोड़ से भी ज्यादा साधक आज योगमय बने हुए हैं। ऐसा आयोजन करना बहुत कठिन होता है मित्रों। हर गांव में, हर गली में, हर घर में ये विचार पहुंचे, इसके लिए प्रयास है मित्रों। और विचार पहुंचे इतना ही नहीं, ये अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए, इसका ये प्रयास है मित्रों। 21 जून तो आती ही रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि बिना सरकार, बिना कोई संस्था, अपने आप स्वयं ऐसे स्थानों पर हर रोज पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लें, हिस्सा बने और योग करके अपने जीवन को बचाए मित्रों। ये बनना चाहिए। और मैं मानती हूँ और विश्वास भी करती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा कोई कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप जहाँ जगह मिली वहां जाकर हर रोज नियमित रूप से ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अब आपको सीधे धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आपके प्रेरणादायी व्यक्तित्व को हम सब प्रणाम करते हैं। और अब आप सभी योग साधकों को हम सीधे कर्नाटक ले चल रहे हैं, जहां से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपको संबोधित कर रहे हैं। कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश कनेक्ट करें। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीचे आपके बीच आकर उस संबोधन को देखेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संबोधन कृपया कनेक्ट करें। कर्नाटक से माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस समय राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। हेलो 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 आवाज में खरखराहट है भैया, स्टिल उनके जगह से पीछे कर लो भाई। भैया थोड़ा सा बैठ कर भाई, बैठ जाओ थोड़ा सा प्लीज। कुछ तकनीकी कारणों से ये कनेक्शन बस हो ही रहा है और चारों ओर गूंज सिर्फ इस बात की है कि योग हो, हर तरफ योग हो, ना कोई रोग हो, हर कोई निरोग हो, रोग हो न कोई रोग हो, बस सिर्फ योग हो, योग हो। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश के राजभवन का प्रांगण, यहां हमारे मध्य उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आप सभी यहां पधारे हुए योग साधक। यद्यपि सूर्य देव धीरे धीरे अपनी ऊष्मा में तीक्ष्णता ला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आज का ये दिन आपके लिए ऐतिहासिक हो रहा है। जो कार्यक्रम है उसके अनुसार 7 बजे से 7:45 तक सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम होना है। मुझे भी लखनऊ में रहना है और उससे पूर्व हमारी तकनीकी टीम प्रयास कर रही है आपको सीधे कर्नाटक से जोड़ने के लिए। तकनीक एक ऐसी वस्तु है जो जीवन में हमें आनंद तो देती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी तकलीफ भी देती है, तो लिहाजा हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है। कोशिश लगातार जारी है और उम्मीद की जाती है कि शीघ्र ही हम उन यशस्वी प्रधानमंत्री की वाणी को सुनेंगे जिनके प्रयास से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। हम सबके लिए कितने गर्व और गौरव की बात है मित्रों। जनप्रिय मुख्यमंत्री ऑफ कर्नाटक श्री बसवराज बोम्मई जी फॉर हिज एड्रेस। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹಾಗೂ अनुज पीछे से आगे जाओ, उस कोने में जाओ, आप उस कोने पीछे और आगे
ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. Ladies and gentlemen, Prime Minister Modi ji himself is a committed yoga sadhak. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का प्रतीक है. स्वच्छ भारत और शौचालय निर्माण के अभियान से तनमन जीवन को पावन करने का नाम ही योग है. मन की बात के द्वारा लोगों से जुड़ना और लोगों की बेहतरी के लिए जनमानस से सुझाव लेना और फिर एक पिता के समान उनको आदर और पहचान देना मानवता की पहचान है. आपकी कार्यशैली, आपकी विचारधारा, आपके सभी जन कल्याण कार्यक्रमों में, आपके कण कण में योग का प्रताप झलकता है. तो योग को स्वयं जीने वाले, आसक्ति रहित होकर संभाव से सभी कर्म करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें. राज्य के गवर्नर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं. मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है. आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है. आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है. हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है.
ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflict. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान
सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र हैं, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है
योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन योग साधकों से कृपया राजभवन में योग आरंभ करें। कहाँ चले जा रहे हैं भाई? ये अमित लाइट नीचे करने जाता, हटा लो लाइट आ रही है, नीचे करो, कर लो। सभी को सुप्रभात। प्रोटोकॉल प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सभी लोग इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा स्थिति में सर्वप्रथम ओम का उच्चारण और उसके पश्चात प्रार्थना के साथ हम लोग आगे की प्रक्रियाओं को करते चलेंगे। तो आंखें बंद, श्वास पर ध्यान, श्वास को गहरा भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी श्वास के साथ ओम ध्वनि, प्रार्थना स्थिति, प्रणामावस्था। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानामुपासते संज्ञानामुपासते संज्ञानामुपासते। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करते हुए, गर्म करते हुए, नेत्रों चेहरों पर घुमाते हुए वापस खड़े होने की स्थिति की तरफ हम लोग यहां से चल रहे हैं। शांडिल्य क्रियाओं की तरफ चलना है। शिथिलन, गर्दन, कंधे, कटी और घुटनों को शिथिल की एक्सरसाइज। व्यायाम की स्थितियां शुरू करने के पूर्व मैं सभी लोगों को सूचित कर देता हूं, जो लोगों को समस्या से ग्रसित है, मैं यहाँ से पहले से पूर्व निर्धारित बता दे रहा हूँ। जिन लोगों को समस्याएं हैं उन समस्याओं से जुड़े हुए लोगों को उन प्रक्रियाओं को नहीं करना होगा। तो ग्रीवा चालन में सर्वप्रथम हम लोग चिन डाउन और चिन अप की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो इस प्रक्रिया को कृपया नहीं करेंगे। तो श्वास को छोड़ते हुए अपनी चिन को डाउन, श्वास भरने के एहसास के साथ पीछे की तरफ, छोड़ते हुए फिर से डाउन, भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ, धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। ग्रीवा की चालन की अगली प्रक्रिया साइड बाय साइड नेक ट्विस्टिंग। सर्वप्रथम श्वास भरेंगे, अपनी दाईं तरफ गर्दन को श्वास छोड़ते हुए सुविधा अनुसार स्थिति तक लेके जाएंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ धीरे धीरे वापस, छोड़ने के साथ साइड बाय साइड
बाईं तरफ, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए दाएं, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए, भरते हुए सीधे। गिरिवा चलन का अगला क्रम, गर्दन को साइड बाई साइड बेंड करेंगे, सर्वप्रथम श्वास भरेंगे, दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए गर्दन को गिराते हैं, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरते हुए वापस। ग्रीवा चालन में एक प्रक्रिया और जिसमें हम लोग गर्दन को चक्राकार घुमाते हैं। सर्वप्रथम चिन को डाउन, अपनी दाहिनी तरफ से गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हुए चिन को डाउन करेंगे। विपरीत दिशा में इस चक्र को घुमाकर एक संख्या पूर्ण कर लेंगे। प्रक्रिया वापस एक बार फिर से प्रक्रिया को दोहराएंगे। विपरीत क्रम में नेक को घुमाते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। ग्रीवा चलन की प्रक्रिया, यहाँ से सामान्य स्थिति, पैरों के बीच में 2 इंच का गैप, श्वास भरने के एहसास के साथ दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हुए स्कंद संचालन, भरते हुए, छोड़ते हुए वापस। श्वास भरने के एहसास के साथ एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर का सर से ना छूने की स्थिति तक ले जाना और नीचे वापस आते वक्त अपनी जंघाओं से इन्हें टच नहीं करेंगे। एक बार और श्वास भरते हुए एहसास के साथ सीधा ऊपर, छोड़ते हुए सुविधा अनुसार धीरे धीरे वापस। संचलन की अगली प्रक्रिया, दोनों हाथों को कंधों के स्तर पर उठाते हुए हथेलियों को पलटेंगे। इस प्रकार से उन्हें मोड़ते हुए सर्वप्रथम अपनी छाती के सामने की तरफ दोनों कोहनियों को मिलाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ, कानों के पास से पीछे की तरफ प्रक्रिया को चलाते हुए इस प्रक्रिया को 3 बार आगे से पीछे की तरफ और इसी क्रम में पीछे से आगे की तरफ स्कंद संचालन प्रक्रिया करते हुए सामान्य स्थिति की तरफ धीरे धीरे वापस। अगला प्रक्रम कटी संचालन, पैरों के बीच में कंधों से थोड़ी सी ज्यादा दूरी रखते हुए दोनों हाथों को श्वास भरने के एहसास के साथ इस प्रकार से समानांतर कंधों के बराबर उठाएंगे। छोड़ते हुए सर्वप्रथम अपनी दाईं तरफ भरते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति पर, छोड़ते हुए बाईं तरफ सुविधा अनुसार स्ट्रेच करते हुए वापस। प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराते हुए दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए भरने के एहसास के साथ वापस और इसी क्रम में बाईं तरफ प्रक्रिया को एक बार फिर से छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, भरते हुए धीरे धीरे वापस और सामान्य स्थिति में वापस। अगली प्रक्रिया घुटना संचालन की प्रक्रिया है। इसे जिन लोगों को गठिया इत्यादि की शिकायत है या दिक्कत है, जोड़ों से जुड़े हुए समस्याएं हैं, वो लोग इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे। तो श्वास भरते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ प्रकार से कंधों के समानांतर सामने की तरफ उठाते हैं। छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए सुविधानुसार स्थिति
देर स्थिति में बढ़ते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराते हैं। श्वास छोड़ते हुए भरते हुए धीरे धीरे वापस और सामान्य स्थिति की तरफ आ जाए। शारीरिक क्रियाओं के पश्चात हमारा अगला क्रम है आसन। खड़े होने की स्थिति में पहला आसन इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हथेलियों को पलटते हुए अपने कानों को अगल बगल हाथों को बिल्कुल सीधा अरेंज करेंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ धीरे धीरे अपने पंजों पर आते हुए स्थिरता के साथ पोस्चर को सुविधा अनुसार स्थिति तक बनाते हैं। धीरे धीरे वापस हाथों को बाहर की तरफ से रिलीज कर दें। ताड़ासन शरीर की स्ट्रेट स्थिति, शरीर की दृढ़ता को प्रमोट करता है। अगला आसन वृक्षासन, जिनको साइटिका इत्यादि की शिकायत है वो लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। आप सभी लोग अपना दाहिना पैर सर्वप्रथम उपयोग में ला रहे हैं। दाहिने पैर को अपनी जगहों पर सुविधा अनुसार जहां तक वो आसानी से जा सके वो कोई भी स्वरूप हो सकता है। इस प्रकार से हाथों को साइड बाई साइड स्ट्रेच करते हुए संतुलन का ध्यान रखते हुए हाथों को ऊपर की तरफ प्रणाम अवस्था में मिलाकर आसन स्थिति को कुछ सेकंड्स के लिए बनाते हैं। धीरे धीरे वापस हथेलियां पलटते हुए पैरों को डाउन करेंगे और बाईं तरफ से प्रक्रिया को सुविधा अनुसार पैर जितनी आसानी से जहां तक पहुंचे वहां तक उसको अरेंज करना है और इस प्रकार से पोस्चर स्थिति को स्थिरता पूर्वक कुछ देर तक बनाए रखने की कोशिश। धीरे धीरे वापस। अगला आसन पादहस्तासन। जिन लोगों को कमर से जुड़े हुए समस्याएं हैं वो लोग इस आसन को ध्यान पूर्वक करेंगे। जहां तक समस्याएं स्लिपडिस्क इत्यादि की हैं वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। पादहस्तासन स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से कुछ इस प्रकार से उठाते हैं। श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपने सामने की तरफ सुविधा अनुसार स्थिति तक पोस्चर को झुकाते हैं। कुछ सेकेंड के लिए पोस्चर में स्थिर बने रहेंगे। उधर क्षेत्र से जुड़े हुए फायदों को जनरेट करता है यह आसन, साथ ही साथ आपकी जंघाओं की स्नायुओं को शिथिल फ्लेक्सिबल करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को साइड से धीरे धीरे जाते। अगली स्थिति पैरों के बीच में 2 इंच का गैप रखते हुए दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपने कटी क्षेत्र पर अरेंज करेंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ अपनी गर्दन को पीछे की तरफ और अपने कमर को आगे की तरफ पुश करते हुए अर्ध चक्रासन स्थिति कमर के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति। जागरूकता श्वास के द्वारा बनाए रखेंगे। श्वास भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामान्य स्थिति की तरफ लाएंगे। हाथों को धीरे धीरे डाउन करेंगे। तो उत्थान आसन स्थिति हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट आउट करी। अगले प्रक्रम के लिए सर्वप्रथम आप सभी लोग अपने दाएं पैर को अपनी दाहिनी तरफ खोल लेंगे। दाहिने पंजे को दाईं तरफ घुमाते हुए श्वास भरने के एहसास के साथ दोनों हाथों को कंधों के समानांतर स्ट्रेच करते हुए हथेलियां सामने की तरफ। श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपनी दाईं तरफ झुकते हुए अपने ऊपरी हाथ के अंगूठे को स्पष्ट देखते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दाहिने पंजे को सीधा करेंगे, बाएं पंजे को बाईं तरफ घुमाते हुए इस तरीके से श्वास छोड़ने के एहसास के साथ बाईं तरफ झुकते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पंजा सीधा, स्थिति समान। यहां से हम लोग बैठने की स्थिति की तरफ चल रहे हैं। तो
बैठने की स्थिति की प्रक्रियाएं करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ सीधा करके बैठ जाएंगे। प्रथम आसन दंडासन। हम लोग एक दंडासन स्थिति को बना रहे हैं जहां पर हथेलियां आपकी कमर के अगल बगल, हाथों की ताकत से पैरों कमर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करते जाएंगे। कुछ देर आसन स्थिति को बनाने की कोशिश करेंगे। बैकबोन को काफी प्रभावशाली तरीके से दृढ़ करती है ये प्रक्रिया, साथ ही साथ शारीरिक दृढ़ता को भी बढ़ाती है। दंडासन स्थिति के पश्चात अगला प्रक्रम, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से अपनी एड़ियों को अपने मूल क्षेत्र के नजदीक ले जाते हुए ये भद्रासन स्थिति है। यहाँ पर हम लोग एड़ियों को मूल क्षेत्र के पास रखे अपने घुटनों को जमीन की तरफ बेहतर स्ट्रेच करके सीधे बैठने की कोशिश करते हैं। भद्र का अर्थ है दृढ़, तो ये शारीरिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रभावशाली आसन है भद्रासन। श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में कुछ देर के लिए बनी हुई। पैरों को वापस सामने की तरफ सीधा करेंगे। आगे की प्रक्रियाएं वज्रासन से जुड़ी हुई हैं। जिन लोगों को घुटने इत्यादि की शिकायत है वो लोग इन स्थितियों को ध्यान से देखेंगे और जिनको ज्यादा दिक्कत है वो लोग इसका उपयोग ना करें। तो वज्रासन, पैरों के ऊपर कुछ इस प्रकार से बैठना जहां पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। आपकी इंटेस्टाइन आंतों के लिए बहुत प्रभावशाली स्थिति, सीधा सीधा सर्कुलेशन आंतों की तरफ तेजी से जाता हुआ। खाने के पश्चात सबसे उत्तम स्थिति जिसे आप उपयोग में ला सकते हैं। वज्रासन स्थिति से अगला आसन ऊष्टासन। ऊष्टासन स्थिति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग अपने कमर के पिछले हिस्से पर इस तरीके से हथेलियों को अरेंज करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर और कमर क्षेत्र को हल्का सा आगे बढ़ाकर आसन स्थिति को सुविधा अनुसार बनाए रखने की कोशिश करें। इस आसन का फाइनल क्रम पूर्ण स्थिति ऊष्टासन। और धीरे धीरे सुविधा अनुसार वापस वज्रासन स्थिति में बैठ जाएंगे। अगली आसन स्थिति के हिसाब से पैरों के घुटनों के मध्य ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर शशांक आसन, ये आपके कमर के लिए प्रभावकारी स्थिति, साथ ही साथ जिन लोगों को क्रोध इत्यादि ज्यादा आता है उनके लिए बहुत प्रभावकारी स्थिति। अपनी चेन अपनी घुटनी को जमीन पर लगाते हुए दोनों हाथों को ज्यादा से ज्यादा सामने की तरफ सीधा करते हुए श्वसन प्रक्रिया सामान्य करते हुए कुछ देर स्थिति को बनाए रखेंगे। धीरे धीरे वापस अगली आसन स्थिति के हिसाब से हम लोग पैरों के बीच में फिर से ज्यादा दूरी बनाएंगे। एक स्थिति है उत्तान मंडूकासन, जहां पर हम लोग दोनों हाथों को साइड की तरफ से इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे कि दोनों हथेलियां आपस में समानांतर रहे। इन हाथों की हथेलियों को क्रॉस बैक पीछे क्रॉस एंगल के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। श्वसन प्रक्रिया सामान्य रखते हुए हाथों की स्थिति को बदल देते हैं। जो हाथ ऊपर है उसे नीचे और जो नीचे है उसे ऊपर करते हुए दोनों कंधों के लिए बेहतर स्थिति बनाते हैं। तो तान कंधों की स्थिति, फ्रोजन शोल्डर इत्यादि से जुड़े हुए जो इन लोगों
समस्या है उसके लिए बहुत प्रभावकारी स्थिति है। बस अपनी ड्यूटी को ऊंचा रखते हुए श्वास सामान्य रूप से करते जाए। वापस दोनों हाथों को सीधा किया, पैरों को पास लाते हुए वज्रासन स्थिति को मुक्त करते हुए दंड आसन स्थिति की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से अगला आसन वक्रासन। वक्रासन स्थिति जिन लोगों को साइटिका इत्यादि की शिकायत है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। एक पैर को मोड़ेंगे, सर्वप्रथम अपने दाहिने पैर को मोड़िए, अपने दाएं हाथ को अपने नितंबों के जोड़ के पीछे की तरफ और अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने घुटने को क्रॉस करते हुए पोस्चर पीछे की तरफ शुरू करते जाएंगे। हम अपने पीछे की तरफ वहां सामान्य रखते हुए पोस्चर स्थिति को कुछ सेकंड के लिए बना रहे हैं। वापस बाएं तरफ से भी चक्र को दोहराना है तो पैर को इस प्रकार से मोड़ते हैं कि वो तो प्रक्रिया को सुविधा अनुसार लेके चलेंगे। वहां सामान्य करते हुए कुछ देर आसन स्थिति को बनाने के पश्चात वापस यहाँ से हम लोग अधोमुखी स्थिति की तरफ चल रहे हैं, जहां हम लोग पेट के बल की स्थिति बनाएंगे। उधर क्षेत्र पर लेटने की कोशिश है। प्रथम आसन स्थिति में दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपना माथा किसी भी व्यू में फ्रंट साइड जैसा चाहे वैसे रखते हुए, ये मकरासन स्थिति है। ये रिलैक्सेशन आसन है। जब भी उधर क्षेत्र से जुड़े हुए आसन किए जाते हैं तो इसे बार बार बीच रोक करके आप अपने शरीर को स्थिर शांत सामान्य कर सकते हैं। अगले प्रक्रम के लिए दोनों पैरों को वापस मिलाएंगे, अपनी छाती के अगल बगल दोनों हथेलियों को अरेंज करते हुए श्वास भरने के एहसास के साथ आगे से अपने नाभि के अगले क्षेत्र को उठाते हुए भुजंगासन स्थिति। तो नाभि जमीन से अटैच रहेगी और लोग श्वास भरने के एहसास के साथ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। सामान्य स्थिति पर कुछ देर तक बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अगले प्रक्रम के लिए दोनों हथेलियां अपनी जंघाओं के नीचे शलभासन स्थिति जिसे हम लोग यहाँ से बना रहे हैं। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन के बेहतर स्थिति तक उठाएंगे। फाइनल पोजीशन पर कुछ सेकंड के लिए रुकते हुए धीरे धीरे वापस यहां से सीधे लेटने की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन डाउन एंगल्स बनाएंगे। सीधे लेटने की स्थिति से दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने नितंबों के नजदीक लाते हुए हथेलियों को अपने कटी क्षेत्र अपने नितंबों के अगल बगल रखते हुए श्वास भरने के साथ साथ कमर और नितंबों को जितना बेहतर स्थिति तक ऊपर उठा सकते हैं। ये सेतु बंधासन स्थिति है। कमर के लिए बड़ी प्रभावकारी स्थिति है। उसे दृढ़ता और क्षमता प्रदान करने का कार्य करती है। सुविधा अनुसार आसन स्थिति में बने रहेंगे और धीरे धीरे वापस आते हुए पैरों को सीधा करते जाएंगे। अगली आसन स्थिति के हिसाब से शारीरिक रेखा को मेंटेन करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अगला प्रक्रम उत्तान पादासन 30 डिग्री एंगल जिसे हम लोग यहाँ से उपयोग में लाएंगे। श्वास भरते हुए पैरों के पद्यों को सामने की तरफ खींचते हैं, छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री अंदाजे के हिसाब से जमीन से उठाते हुए श्वसन प्रक्रिया सामान्य। उधर क्षेत्र के लिए बड़ी प्रभावकारी स्थिति अंतरांगन क्रिया और गतिविधि को तेज करते हुए हमारे उधर क्षेत्र के स्नायुओं को दृढ़ करने का काम करते हैं। सुविधानुसार स्थिति को बने हुए और धीरे धीरे
तो ये एडवर्टी आसन स्थिति है। ये करने के पश्चात थोड़ा सा ब्रीथिंग सामान्य जरूर करते हैं। अगली आसन स्थिति अर्ध हलासन, जहां यही दोनों पैर श्वास भरते हुए सामने की तरफ खींचेंगे और छोड़ते हुए एक 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल तैयार कर रहे हैं। सुविधानुसार स्थिति में रुकते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, रिलीज करें। तो श्वास सामान्य करने के गहरा भरते हुए उसे धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। अगली आसन स्थिति के हिसाब से दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार से अपने उदर क्षेत्र पर उन्हें उठाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में क्रॉस करते हुए इस तरीके से अपनी चेन को घुटनों के नजदीक लाते हुए पवन मुक्त आसन स्थिति, वात से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए प्रभावकारी स्थिति, शरीर में वात के संतुलन को जनरेट करने वाला आसन पवन मुक्त आसन। सुविधानुसार स्थिति को बनाते हैं, धीरे धीरे वापस पैरों को मुक्त अवस्था में करते हुए इस तरीके से शवासन स्थिति की तरफ चले जाएंगे। शवासन, पैरों के बीच में मैट की चौड़ाई से ज्यादा गैप, हथेलियां कटी क्षेत्र के नजदीक, आसमान की तरफ उनका व्यू, शरीर के सभी और सभी प्राण शिथिल शांत स्थिर। श्वास पर ध्यान हो जाएंगे, धीरे को महसूस करते हुए अपने शारीरिक स्वरूप को सामान्य करते जाएंगे। यहाँ से कार्यक्रम के अगले क्रम की तरफ हम लोग चलते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य बैठने की स्थिति की तरफ आते हुए एक सुविधाजनक कौशल जो आपके द्वारा बन सके, सुखासन, सिद्धासन और अगले प्रकरण में हम लोग यहाँ से कपाल भाती की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। कपाल भाती एक बार श्वास भरने के पश्चात लगातार श्वास छोड़ने का प्रकरण है, जिसमें हम लोग 30-30 गिनतियों के 2 चक्र यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रथम चक्र की शुरुआत एक बार श्वास भरते ही पर श्वास की लय ट्यूनिंग मेंटेन करेंगे। जैसे ही पहला राउंड पूरा होगा गहरी गहरी श्वास भरेंगे और फिर से दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। 30 गिनती। कपालभाति की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात गहरी गहरी श्वास द्वारा अपने लंग्स को बेहतर ऑक्सीजन सकारात्मक ऊर्जा में जोड़ते हुए अगले प्रक्रम नाड़ी शोधन प्रक्रम के लिए हम लोग सर्वप्रथम अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से, जहां तर्जनी और मध्यमा उंगली आपकी बाहों के मध्य में, अपनी अनामिका और अंगूठे के द्वारा नासिका छिद्रों को कंट्रोल करेंगे। नाड़ी शोधन प्रक्रम में सर्वप्रथम अपने दाएं स्वर को बंद करिए, दाएं स्वर से श्वास को भरते हैं, दाएं नासिका से श्वास भरी और उसे बाएं से धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। तुरंत बाएं से भरते हैं और इसे दाईं तरफ से धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। ये एक चक्र है, इसे 3 और चक्रों में उपयोग करेंगे।
जहाँ भी गिनतियाँ 3 से 4 पूर्ण होगी आपको हाथों को वापस नीचे की तरफ लाना है और सामान्य स्थिति में बैठ जाए। अगला प्रक्रम शीतली प्राणायाम, जहाँ पर हम लोग अपनी जिह्वा को माउथ से बाहर की तरफ लाते हुए अपने होठों के द्वारा उसे ओ का शेप देते हुए जीवा में एक नलिका आकार बनाते हुए उससे श्वास को भरते हैं। माउथ को बंद करते हुए नासिका मार्ग से श्वास को छोड़ देंगे। प्रक्रिया को 4 बार और दोहराएंगे। नासिका मार्ग से श्वास को छोड़ दें। तो बार बार जिह्वा के द्वारा श्वास को पीने की, उसे भरने की कोशिश करनी है और नासिका मार्ग से पर श्वास द्वारा धीरे धीरे उसे छोड़ते जाना है। शारीरिक कूलिंग को बढ़ाने वाला यह प्रक्रिया है। इंटरनल को काफी शांत प्रक्रिया 4 से 5 बार करते हुए सामान्य स्थिति में ज्ञान मुद्रा अपनी अंगूठे से भीतर के टिप को टच करते हुए बाकी की उंगलियों को स्ट्रेच करते हुए अपनी कलाई को घुटनों पर रखते हुए स्थिति को बनाए रखें। श्वास को गहरा भरते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हुए। अगले प्रक्रम भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठों से कान, प्रथम उंगली आंखों पर, दूसरी नासिका पर, तीसरी होठों और चौथी जीभ पर रखते हुए नासिका वाली उंगली हटाएंगे, श्वास भरेंगे। नासिका मार्ग को थोड़ा संकुचित करते हुए आवाज करते जाएंगे, मुंह को बंद करके ओम ध्वनियों के रूप में। वापस यहाँ से हमारे प्रोटोकॉल प्रोग्राम के अंतिम चरण की तरफ हम लोग यहाँ से अपना प्रण संकल्प दोनों हाथों, एक हाथ को सामने की तरफ लाते हुए इस प्रकार से हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। राम श्री शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाते हुए इस तरीके से हथेलियों को आपस में रब करेंगे। बेहतर शुरू के साथ इन्हें गर्म करते हुए पहले नेत्रों और पूरे चेहरे पर घुमाते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा स्वरूप आप लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ योगाभ्यास का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। कृपया राष्ट्रगान के लिए आप सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
राष्ट्रगान के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होगा।